प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट जो पाठ है वो लेकर आए हैं और वो है आधुनिकता नई और पुरानी, जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। तो तीसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिकता नई और पुरानी, जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। तो इस पाठ का जो क्वेश्चन है वो देखें कि आधुनिकता नई व पुरानी के आधार पर आधुनिकता का एक तो स्वरूप बताना है, आधुनिकता का स्वरूप कैसा है वो बताना है, नई और पुरानी आधुनिकता में अंतर स्पष्ट करो। यानी एक तो आधुनिकता का स्वरूप इस पाठ के दौरान बताएंगे, दूसरा नई और पुरानी आधुनिकता में अंतर क्या है वो बताएंगे, और इसके बाद एक सामान्य सी बात कि आधुनिकता के दौर देखने हैं हमें कि 3 दौर उसमें माने गए हैं, पुराना कौन सा है, मध्य कौन सा है और आधुनिक कौन सा है। तो इस संपूर्ण पाठ की चर्चा हम विस्तृत रूप में करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। तो हमारा आज का पाठ है आधुनिकता नई और पुरानी, जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। तो जैसे ही हम प्रश्न शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सामान्य विवेचन। सामान्य विवेचन। और हमने आपको पहले ही बताया है, सामान्य विवेचन के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी लेखक के बारे में होगी, उसके बाद इस पाठ में क्या बताया गया है उसकी जानकारी होगी। तो शुरू करते हैं। कुबेरनाथ राय हिंदी के आधुनिक ललित निबंधकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान है किसका है? कुबेरनाथ राय का। और आधुनिक हिंदी ललित निबंधकार में प्रमुख स्थान रखते हैं। और इनकी जो निबंध की जो शैली है, कुबेरनाथ राय की निबंध की शैली है वो सुगठित है, सुव्यवस्थित है, सुगठित, सुव्यवस्थित, और विवेचन है उसमें परिष्कृत है, विवेचनात्मक, और क्या है? परिष्कृत। यानी कुबेरनाथ राय आधुनिक हिंदी ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। और इस निबंध की जो शैली है वो है सुगठित, सुव्यवस्थित और विवेचनात्मक, परिष्कृत शैली है। और इसके साथ ही साथ जो यह निबंध है, कौन सा? आधुनिकता नई और पुरानी, वो क्या है? ललित निबंध है। कौन सा है? ललित निबंध। आधुनिकता नई और पुरानी क्या है? ललित निबंध है। उन्होंने नई और पुरानी आधुनिकता में इस पाठ के दौरान जो है अंतर स्पष्ट किया है। तो सामान्य विवेचन में इतनी सारी बातें लिखनी है, जैसे कुबेरनाथ राय हिंदी के आधुनिक ललित निबंधकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनकी जो निबंध शैली है वो सुगठित, सुव्यवस्थित और विवेचनात्मक, परिष्कृत है। यह ललित निबंध के अंतर्गत आता है। और इस पाठ के दौरान इस निबंध में उन्होंने नई और पुरानी आधुनिकता में अंतर को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं आधुनिकता का स्वरूप, कि आधुनिकता जो है वो किसे कहते हैं, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए और कैसा वो स्वरूप है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं आधुनिकता के अंदर। आधुनिकता अगर कहें तो एक नजर से वो दृष्टिक्रम है। आधुनिकता क्या है? दृष्टिक्रम है। आधुनिकता एक बोध स्वरूप प्रक्रिया है। आधुनिकता एक संस्कार है। आधुनिकता एक संस्कार है। आधुनिकता एक मानसिक वृत्ति है।
और आधुनिकता क्या है? बौद्ध प्रक्रिया है। और आधुनिकता एक दृष्टि क्रम है, वो क्रम से क्रम के अनुसार चलती रहती है। और आधुनिकता के लिए हमारे मन में बहुत सारी बातें होना अति आवश्यक है। हमारे मन में प्रश्नानुकूलता होना चाहिए, संशयशीलता होनी चाहिए, हर बात में संशय कि ये क्यों था, कैसे हुआ, कब हुआ, संशयशीलता हो। जीवन के आस्वादन में विश्वास होना चाहिए, एक प्रतिभा होनी चाहिए और नए परंपरा मूल्य होने चाहिए। और ऐन्द्रिक अनुभूति, जो व्यक्ति मनुष्य की ऐन्द्रिक अनुभूति है, उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो स्वरूप के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आधुनिकता क्या है? आधुनिकता का स्वरूप। आधुनिकता एक दृष्टिक्रम है, आधुनिकता एक बौद्ध प्रक्रिया है, संस्कार प्रक्रिया है। और आधुनिकता बौद्ध प्रक्रिया है, एक संस्कार प्रक्रिया है। और हमारे मन में, यानी हमारे मन में इस हेतु क्या क्या होना जरूरी है वो देख लेते हैं कि मनुष्य के अंदर एक तो प्रश्नानुकूलता होनी चाहिए, प्रश्नानुकूलता हो, संशयशीलता हो, जीवन के आस्वादन में विश्वास हो, जीवन के आस्वादन में विश्वास हो। हमारे मन में प्रतिभा का विश्वास होना जरूरी है, जीवन के आस्वादन में विश्वास हो, संशयशीलता हो, प्रश्नानुकूलता हो, ये बहुत सारी बातें हो, नए परंपरा मूल्य हो, नए परंपरा मूल्य हो, नए परंपरा मूल्य हो, ऐन्द्रिक अनुभूति में विश्वास हो, यानी ऐन्द्रिक अनुभूति में विश्वास, ऐन्द्रिक अनुभूति में विश्वास हो। यानी आधुनिकता का जो स्वरूप है वो कैसा हो? आधुनिकता एक दृष्टिक्रम है, आधुनिकता एक बौद्ध प्रक्रिया है, आधुनिकता एक संस्कार प्रक्रिया है। और उस संस्कार के लिए हमारे मन में क्या क्या होना जरूरी है? प्रश्नानुकूलता हो, संशयशीलता हो, जीवन के आस्वादन में विश्वास हो, और हमारे मन में प्रतिभा हो, नए परंपरागत मूल्य होने चाहिए, और हमें अपनी ऐन्द्रिक में अनुभूति में विश्वास होना चाहिए। ये सब बातें जो है एक संस्कार प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यानी जो आधुनिकता है उसके लिए इतनी सब बातें होना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं नई और पुरानी आधुनिकता में अंतर। जैसा कि इस पाठ के दौरान कुबेरनाथ राय के अपने क्या विचार थे आधुनिकता नई और पुरानी में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरानी आधुनिकता की। यानी पुरानी आधुनिकता पुराने समय में किस प्रकार की थी, कैसे उसके विचार थे, संस्कार थे, मूल्य थे, और क्या उसमें विशेषताएं थी, क्या समानताएं थी, क्या गुण थे, क्या दोष थे, वो सब देखेंगे पुरानी आधुनिकता। तो आधुनिकता नई और पुरानी निबंध में डॉक्टर कुबेरनाथ राय के विचारों के अनुसार जो पुरानी आधुनिकता है वो 19वीं शताब्दी की मानी जाती है। यानी 19वीं शताब्दी युग कह लो, 19वीं शताब्दी की जो परंपराएं थी, जो मूल्य थे, जो संस्कार थे, वो क्या है पुरानी आधुनिकता के दौरान आते हैं। एक तो 19वीं शताब्दी में थी यह पुरानी आधुनिकता। इसमें पुरानी आधुनिकता में क्या था कि जो विचार थे वो उदारवादी और मानवतावादी वाले थे। तो विचार कौन से थे? उदारवादी और मानवतावादी।
संस्कारों से युक्त मानी जाती थी। पुरानी जो आधुनिकता है उसके अंदर उदारवादी यानी उदार स्वरूप मनुष्य की उदार भावना और मानव कल्याण के लिए जो विचार थे उन संस्कारों से युक्त थी। उदारवादी और मानवतावादी संस्कारों से युक्त मानी जाती थी, युक्त मानी जाती थी। इसके बाद जो पुरानी आधुनिकता है वो सही और सार्थक थी आज के मुकाबले। आज के मुकाबले जो पुरानी जो आधुनिकता है वो सही और सार्थक थी, आज नया हुआ है। और यह सत्यों को लेकर चलती थी। किसको लेकर चलती थी? सत्यों पर, केवल और केवल सत्य पर आधारित थी, यानी सत्य पर वो आधारित, सत्य को लेकर वो चलती थी। तो यह सत्यों को लेकर चलती थी, जिसके अंदर प्रमुख अगर विचार करें तो राजा राम मोहन राय के विचार, दयानंद सरस्वती के विचार, महात्मा गांधी के विचार, जो इन लोगों के, इन विद्वानों के जो विचार थे उनको हमें पुरानी आधुनिकता के अंतर्गत रखते हैं। तो पुरानी आधुनिकता का जो युग था वो कौन सा था? 19वीं शताब्दी। और इसके अंदर जो है उदारवादी और मानवतावादी संस्कारों से वो क्या थी? युक्त थी और सही और सार्थक विचारों वाली थी। यानी जो विचार थे उस समय के आधुनिकता में जो उच्च आदर्शों से युक्त थी, संस्कारों से युक्त थी, मानव के कल्याण की भावना रखने वाली थी, उदारवादी नीति वाली थी, यानी सभी को साथ लेकर चलने वाली थी, सबका साथ सबका विकास, और यह सत्यों को लेकर चलने वाली थी। अगर प्रमुख रूप से बात करें तो विद्वानों के नाम आते हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी के जो उच्च विचार थे, जो समाज कल्याण के लिए, जो उत्थान के लिए जो उच्च विचार थे, वो सारे के सारे पुरानी आधुनिकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब बातें जो है पुरानी आधुनिकता के अंतर्गत आती हैं। अब हमें देखना है कि नई आधुनिकता क्या है। पहले हमने बात की पुरानी आधुनिकता 19वीं शताब्दी वाली, जिसके विचार क्या थे? उदारवादी, मानवता के कल्याण हेतु सत्य पर चलने वाली थी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय के विचारों वाली थी। अब हम देखते हैं नई आधुनिकता क्या है। तो नई आधुनिकता जो है 20वीं शताब्दी की आधुनिकता है, यानी आज के युग की 20वीं शताब्दी की आधुनिकता की 20वीं शताब्दी की आधुनिकता है। यह कोई मूल्य सर्जन नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई मूल्य सर्जन नहीं करती, यानी संस्कारों का विकास नहीं करती आज की आधुनिकता, और मूल्यों का सर्जन भी नहीं करती। यह सबसे प्रमुख बात कही है डॉक्टर कुबेरनाथ राय ने इस पाठ में। और इनका जो जन्म है वो कैसे हुआ? मूल्यों के प्रति मोह भंग से हुआ, यानी मानव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूल्य नहीं है, कोई उदारवादी है, कोई मानवतावादी है, ऐसे कोई संस्कारों से वो नहीं है। तो इनका जन्म मूल्यों के प्रति मोह भंग से हुआ। केवल मनुष्य, इसमें क्या है, आज की आधुनिकता जो है इसमें केवल मनुष्य अपनी ही पहचान कराना चाहता है, यानी वो केवल स्वार्थी प्रवृत्ति का और अपनी ही पहचान कराना चाहता है, जबकि कोई उदारवादी मानवतावादी संस्कार बिल्कुल नहीं है। तो केवल मनुष्य अपनी ही पहचान कराना चाहता है। और यह जो है अल्पमत बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़ी है। यह केवल अल्पमत यानी पूरा नहीं, थोड़े से वर्ग के से यह जुड़ी हुई है, जुड़ाव है इसका, जो कि नई आधुनिकता सत्य से निरपेक्ष होकर चलती है, यानी सत्य को नहीं मानती, उसे अलग होकर चलती है, निरपेक्ष होकर, और यह संवेदनशील है, अल्पमत बुद्धि वर्ग जीवी से इसका जुड़ाव है। आधुनिकता नई और पुरानी पाठ के अंतर्गत दो शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो वो दो शब्द थे मूल्य और संस्कार। अब मूल्य क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, उनके बारे में जाने कि मूल्य उद्देश्य प्रधान होते हैं। मूल्य क्या होता है, उद्देश्य प्रधान होते हैं, यानी जैसे पुरानी आधुनिकता मूल्यों से
मूल्यों सहित थी, उसमें कोई उद्देश्य था लोक कल्याणकारी का, मानवतावादी का, उदारवादी का, ये उद्देश्य प्रदान होती है, जिसके अंतर्गत हम बात करें समता की, समानता की, स्वतंत्रता की, सौंदर्य उपासना की, रस भोग की, आनंद की, प्रेम की, आवारागर्दी, गुंडई, ये सब चीजें जो है वो मूल्यों के अंतर्गत आती हैं कुबेरनाथ राय के अनुसार। तो उद्देश्य प्रदान होते हैं क्या? मूल्य। और मूल्य क्या है? समता, स्वतंत्रता, सौंदर्य उपासना, रस भोग, आनंद, प्रेम, आवारागर्दी, गुंडई, ये सब क्या है? ये सब मूल्य हैं। तो अब संस्कार देख लेते हैं। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार एक मानसिक वृत्ति है। संस्कार एक मानसिक वृत्ति है जो मनुष्य के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। उसको संस्कार, जैसे कहते हैं ना कि माता पिता से उसको संस्कार मिले हैं, बड़े अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति है, जैसे उसको पड़ोसियों से भी अच्छे संस्कार मिले हैं, गुरुजनों से मिले हैं। तो संस्कार क्या है? एक मानसिक वृत्ति है जिसमें कोमलता, क्रोध, शोक, बेचैनी, मोह भंग, निराशा, विकर्षण, ये सब क्या है? ये सब संस्कार हैं। तो ये थे मूल्य और संस्कार। तो उद्देश्य प्रदान होते हैं मूल्य, समता, स्वतंत्रता, सौंदर्य उपासना, रस भोग, आनंद, प्रेम, आवारागर्दी, गुंडई, ये सब मूल्य हैं। तो संस्कार एक मानसिक वृत्ति है। कोमलता, क्रोध, शोक, बेचैनी, मोह भंग, निराशा, विकर्षण, ये सब क्या है? संस्कार हैं। तो ये था मूल्य और संस्कार में अंतर। अब हमें देखना है आधुनिकता, नई और पुरानी के आधार पर उस समय दौर थे, दौर हुआ करते थे। तो 3 दौर हमें इस निबंध के अंतर्गत मिलते हैं। तो आधुनिकता का पहला दौर, आधुनिकता का दूसरा दौर और आधुनिकता का तीसरा दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस निबंध की दृष्टि से। तो आइए अब हम देखते हैं आधुनिकता का पहला दौर। तो आधुनिकता का पहला दौर कब था, कब से कब तक था? तो वो था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आधुनिकता का पहला दौर था, जब वैदिक धर्म विकृत अवस्था में था। जब वैदिक धर्म क्या था? विकृत अवस्था में था, तब आधुनिकता का पहला दौर था। और आधुनिकता भौतिकवाद में व्यक्त हो रही थी, यानी जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के जो विचार थे, उस विचारों से हटकर कुछ अन्य विचार जो है वो पनप रहे थे। अन्य विचारों का आगमन हो रहा था आधुनिकता के आधार पर। और आधुनिकता कहते ही इसे हैं कि नए विचार, नए मूल्यों के विचार, नए उदारवादी, मानवतावादी के विचारों का सृजन हो रहा था उस समय। आधुनिकता भौतिकवाद में व्यक्त हो रही थी, भौतिकवाद में व्यक्त हो रही थी। इस समय उपनिषदों में वैदिक संहिताओं के संख्यात्मक स्थलों का पुनः संस्कार हो रहा था। यानी उपनिषदों में जो वैदिक संहिताओं के जो विचार थे, उनमें पुनः संस्कार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। और 2 व्यक्तियों के जो नाम हैं विद्रोही स्वर के रूप में उठते हैं, वो हैं पुराण कश्यप और चावारक। पुराण कश्यप और चावारक ये क्या है? विद्रोही स्वर माने जाते हैं प्रमुख रूप से पहले दौर के। आइए अब हम बात करते हैं आधुनिकता का दूसरा दौर। आधुनिकता का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? जब इस्लाम धर्म के आगमन हुआ था। जब भारत पर इस्लामी आक्रमण, इस्लाम का जब दौर शुरू हुआ था, उस समय आधुनिकता का दूसरा दौर शुरू हो गया था। और इस समय क्या हुआ? इस समय वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो गई, यानी विचारों की क्रांति उत्पन्न हो गई। इसके बाद वैचारिक क्रांति जब उत्पन्न हुई तो हमें नए ढंग से सोचने का अवसर मिला, नए ढंग से समझने का अवसर मिला। वो था आधुनिकता का दूसरा दौर। और इस नए ढंग से सोचने का अवसर मिला, वैचारिक क्रांति उत्पन्न हुई जब भारत पर इस्लाम के आगमन हुआ। उस समय की बात है जब दूसरा दौर था। अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो हमें मिलता है कि संत कबीर के जो विचार थे, संत कबीर के जो काव्य में जो विचार थे, जो क्रांति थी विचारों में,
उसको हम दूसरे दौर के अंतर्गत हम रखेंगे। तो संत कबीर के काव्य के जो भी विचार थे वो दूसरे आधुनिकता का दूसरा दौर माना जाता है, क्योंकि संत कबीर का जो विचार थे वो दूसरे दौर में मुस्लिम जब आक्रमण हुए थे उस समय उनके विचार थे, और विचार बड़े ही क्रांतिकारी विचार थे जो कि आज भी हमें 21वीं सदी में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिकता के तीसरे दौर की। तो आधुनिकता का जो तीसरा दौर है वो जब शुरू हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे सामने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं के विचारों से जो क्रांति उत्पन्न हुई थी उसको हम तीसरे आधुनिक दौर में रखेंगे। तो आधुनिकता का तीसरा दौर जब शुरू होता है तब राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के विचार हमें मिलते हैं, और इन विचारों में क्या होता है, इन विचारों में मानववादी उदारवादी दृष्टिकोण विकसित होता है। मानववादी और उदारवादी दृष्टिकोण विकसित होता है, मानव के कल्याण के लिए संपूर्ण और उदारवादी दर्शन भी इसमें मिलता है। और अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया का जो जीवन दर्शन है वो भी इस दौर में हमें देखने को मिलता है। तो हमने इस निबंध के दौरान आधुनिकता नई और पुरानी निबंध के दौरान जाना कि आधुनिकता के 3 दौर मिलते हैं। आधुनिकता का पहला दौर हमने देखा, आधुनिकता का दूसरा दौर, और यह है आधुनिकता का तीसरा दौर। अब हमारा इस निबंध के अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखें कि कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा और शिल्पगत विशेषताएं लिखो। यानी कुबेरनाथ राय की भाषा विशेषताएं या शिल्पगत विशेषताएं वो देखते हैं। इसको हम पीछे की तरह 2 भागों में बांटेंगे, भाषा शिल्पगत और शैली सौंदर्य। शैली सौंदर्य। तो भाषा शिल्पगत के अंतर्गत देखें कि डॉक्टर कुबेरनाथ राय के निबंधों में काव्यत्व से ओतप्रोत हैं, विदेशी शब्दावली का ज्यादातर प्रयोग किया गया है, वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता, आलंकारिकता और प्रतीकात्मकता इन शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। तो भाषा शिल्पगत के अंतर्गत काव्यत्व से ओतप्रोत है, विदेशी शब्दावली का प्रयोग है, वाक्यांश प्रयोग, लाक्षणिकता, अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। तो अब हम देखते हैं शैली सौंदर्य। शैली सौंदर्य में भाव प्रधान शैली रही है, धारा प्रवाह शैली है, सूक्ति शैली का प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और निर्णयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो डॉक्टर कुबेरनाथ राय की शैली के सौंदर्य की भाषा जो है वो है भाव प्रधान, धारा प्रवाह, सूक्ति शैली, व्यंग्यात्मक, निर्णयात्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा तीसरा पाठ आधुनिकता नई और पुरानी डॉक्टर कुबेरनाथ राय का, जिसमें हमने 2 क्वेश्चनों पर चर्चा की। आधुनिकता नई और पुरानी के आधार पर आधुनिकता का स्वरूप और आधुनिकता नई और पुरानी के अंतर्गत जो अंतर है वो, और आधुनिकता के दौर जो 3 दौर थे और मूल्य और संस्कार में अंतर। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा और शिल्पगत की विशेषताएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।